सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट अतलगुत्री क्वेश्चंस को। और ये आपके अतलगुत्री जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके राजन सीरीज के प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, यहाँ पर जितने भी ईयर्स में पूछे हुए प्रश्न हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 2023 में पूछे हुए प्रश्नों को सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहानी शिक्षण की विधियां बताइए। यानी कि जो कहानियां हम बच्चों को सुनाते हैं स्कूलों में, अलग अलग तरह की कहानियां होती हैं, या किस तरह से हम बच्चों को कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करके कहानी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले है चित्र विधि। चित्र विधि का प्रयोग सिंपल सी कहानी, अगर हम खरगोश और कछुए की कहानी की बात करें तो खरगोश और कछुए की कहानी को हम चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है। कहानी कथन विधि यानी कि कोई कहानी हम कह करके बच्चों को सुना रहे हैं। प्रश्नोत्तर विधि का मतलब है कि कहानी हम बच्चों को बता रहे हैं, बीच बीच में उनसे क्वेश्चंस भी पूछते जा रहे हैं कि अभी मैंने क्या बताया। वार्तालाप विधि, बच्चों से बात कर करके कहानी में आगे क्या हो सकता है पूछ पूछ करके, इस तरीके से वार्तालाप विधि के माध्यम से भी हम बच्चों को कहानियां सुना सकते हैं। तो कहानी तो वही होती है, लेकिन उसको सुनाने के अलग अलग तरीके होते हैं हमारे पास। तो ये कुछ विधियां हैं, चित्र विधि, कहानी कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और वार्तालाप विधि। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या हैं। देखिए, पहला है हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों की अपूर्ण जानकारी। दूसरा है उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। तीसरा है परिवार में अशुद्ध उच्चारण। चौथा है शारीरिक विकार यानी कि ध्वनि यंत्र संबंधी प्रॉब्लम या समस्या। तो अगर बच्चा सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है उसे सही से उच्चारण स्थानों की जानकारी ना हो, हिंदी ध्वनियों की जानकारी सही से ना हो, या ये हो सकता है कि परिवार में ही उन शब्दों का जो उच्चारण है ये गलत हो रहा हो। और ये अक्सर हमें स्कूल में देखने को मिलता है। बच्चों को दो सिखाओ आप, लेकिन वो दो को दुई ही पढ़ते हैं। खासकर प्राइमरी स्कूल की बात करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ, तो ये चीज मैंने स्कूल में भी फेस की है बच्चों के सामने कि हम दो दो को वो लोग दुई बोलते हैं। तो ये समस्या आती है क्योंकि वो परिवार में वही सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या है। यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब हम मुख से बोल करके अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं किसी के भी समक्ष। तो मौखिक अभिव्यक्ति के सोपानों में शुद्ध उच्चारण, गति, उचित गति, हाव भाव, विचार, क्रमबद्धता और निसंकोच भावाभिव्यक्ति, ये सब इसके क्या है, सोपान है। यानी कि बिना किसी संकोच के, निसंकोच हम अपनी बात को किसी से कह पाए, शुद्ध उच्चारण के साथ कह पाए, उचित गति के साथ कह पाए, ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 भी, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार जो वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। तो सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन, ये सभी क्या है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि निबंध, आत्मकथा, कहानी, नाटक, उपन्यास, काव्य, संस्मरण, ठीक है, ये सभी क्या है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। पत्र लेखन भी उसी में आएगा, सार लेखन भी उसी में आएगा। तो ये सब क्या है, लिख करके हम अपनी बातों को, भावों को जो हम किसी किताब के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो वही क्या है, लिखित अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं। तो शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होते हैं। वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्वेश्चन नंबर 8 है, समास किसे कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को सामासिक पद कहते हैं और मेल की इस क्रिया को समास कहते हैं। समास का मतलब ही होता है संक्षेप या संक्षिप्त करना। ठीक है, तो दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को ही हम सामासिक पद कहते हैं या सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए माता पिता, माता पिता के बीच में यहाँ पर माता और पिता की जगह देखिए यहाँ पर एक ये चिन्ह लग गया और ये माता पिता हो गया, द्वंद्व समास। चतुरानन, चतुर आनन, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। तो इस तरीके से जो समास होते हैं ये दो शब्दों को मिला करके
बनते हैं, या दो से अधिक शब्दों को भी मिला करके बनते हैं। 2020 और 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौलिक लेखन किसे कहते हैं? तो मौलिक लेखन का तात्पर्य भाषा के उस साधन से है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और मन के भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक लेखन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो अथवा काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? तो हम सभी को पता है कि जो काल है वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, छ संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर के बना है? तो ये क और श से मिलकर बना है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, ये वाला क और ये वाले श से मिलकर के बना होता है छ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाइए। तो ये आई प्रत्यय है, तो चिकना शब्द में अगर हम आई जोड़ देंगे तो चिकनाई हो जाएगा, और अच्छा शब्द में अगर हम आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो अच्छाई हो जाएगा। ठीक है। बुरा में अगर हम आई जोड़ देंगे तो बुराई हो जाएगा, ये भी एक शब्द बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिंग की परिभाषा दीजिए अथवा लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। इसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग भी कहा जाता है। यानी कि लिंग शब्द से किसी कोई भी चीज स्त्री जाति का बोध करा रही है या पुरुष जाति का बोध करा रही है, यह हमें लिंग के माध्यम से ही पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि। इसके अलावा हमने द्विगु समास और कर्मधारय समास के बारे में भी पढ़ा हुआ है। इसके बारे में भी आप लोग जानिएगा। यहाँ पर भले ही नहीं दिया हुआ है क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको काम लगेगा द्विगु समास और कर्मधारय समास का। क्वेश्चन नंबर 15 है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं अथवा पत्र के प्रकार बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न है। जो हम लेटर लिखते हैं वो कितने प्रकार का होता है? तो विषय वस्तु या शैली के आधार पर जो पत्र होते हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया। पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का मतलब है जैसे हम अपने स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या फिर हम किसी बुक के पब्लिशर को कुछ लिख रहे हैं, या किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे हैं, तो वो औपचारिक होगा। लेकिन अनौपचारिक की बात करें तो अनौपचारिक में हम अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को या अपने परिवार में किसी को भी पत्र लिख रहे हैं तो वो अनौपचारिक पत्र होगा। उसमें कोई औपचारिकता नहीं होती क्योंकि उसमें हम एक तरीके से अपने मन के भावों से एकदम जुड़े हुए होते हैं उस व्यक्ति से। ठीक है, तो ये अनौपचारिक हो जाएगा। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उनके भेदों का उल्लेख कीजिए, अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो तथा विशेष व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हो वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है इनके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो उत्तम पुरुष है यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे कि मैं, हम। मध्यम पुरुष जिससे बोला जाए, जैसे कि तू, तुम, आप, जो भी सामने है जिससे बोला जा रहा है। और अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जाए, जैसे कि वह, वे, इसने, उसने, उन्होंने। ठीक है, तो ये अन्य पुरुष हो जाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, ऑलरेडी इसको आप पढ़ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, अभि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। तो अभि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्दों, देखिए वादन में अगर हम अभि उपसर्ग जोड़ देंगे तो अभिवादन हो जाएगा। इष्ट में अगर हम अभि उपसर्ग जोड़ देंगे तो अभीष्ट हो जाएगा। मान में अगर हम अभि उपसर्ग जोड़ देंगे तो अभिमान हो जाएगा। और अर्थी में अगर अभि उपसर्ग जोड़ देंगे तो अभ्यर्थी हो जाएगा। शाप में भी अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अभिशाप हो जाएगा। अभि उपसर्ग अभिशाप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर विदुषी और तपस्विनी का पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो विदुषी का विद्वान हो जाएगा और तपस्विनी का तपस्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो प्रिया लिखा, तो ये प्रिया होता है, किसी भी लड़की का नाम प्रिया होता है, आपको पता है, या किसी भी लड़की का नाम प्रिया हो सकता है।
तो प्रिया नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? प्रिया लिखते हैं। बुद्धिमान नहीं लिखते हैं, बुद्धिमान लिखते हैं। श्रीमती नहीं लिखते हैं, श्रीमती। और ये सबसे ज्यादा प्राइमरी में बच्चे गलती करते हैं जब आप बच्चों को डिक्टेंशन बोलते हो। श्रीमती अगर आपने लिखने को दिया तो वो ता पर छोटी ई की मात्रा ही लगाएंगे। तो ये बच्चों को सही करवाना पड़ता है। उत्सव नहीं होता है, उत्सव होता है। ठीक है, आधा त। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी, मोटापा आदि। क्वेश्चन नंबर 21 है। सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो गीत में अगर हम सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो संगीत हो जाएगा। मान में अगर हम सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो सम्मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है बहुविकल्पी प्रश्नों में। तो प्रकृति का सुकुमार कवि हम सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। तो देखिए, प से प्रकृति और प से पंत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर, इसके अलावा गबन, गोदान, मंगलसूत्र, ये सब किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 24 है। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अंधे की लकड़ी होना या एक, इसका मतलब है एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग इसका हम करेंगे। रूपचंद के पास एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 है। प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का। क्वेश्चन नंबर 26 है। मौन वाचन के दो उद्देश्य बताइए। तो मौन वाचन मतलब मन में पढ़ना, बिल्कुल बोल करके नहीं पढ़ना। तो दूसरों को किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाए बिना पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना, यानी कि क्लास में अगर 100 बच्चे भी हैं तो आपके पढ़ने से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आप मन में पढ़ रहे हो, बिल्कुल बोल करके नहीं पढ़ रहे हो। अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है। प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो छाया में जोड़ देंगे तो प्रतिछाया, फूल में जोड़ देंगे तो प्रतिकूल, और अगर शत में जोड़ देंगे तो प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 28 है। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कारक में अक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 29 है। ईशा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? तो ईसा ने पत्र को पढ़ने का काम कर लिया है, यानी कि ये इसमें क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा या लंग लकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाला काम खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है। बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग, किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो हाँ, हुआ है, और क्रिया विशेषण क्या है? तेज है। जो तेज शब्द है ये क्रिया विशेषण है। तो विशेषण विशेष्य या विशेष विशेष विशेष्य। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो तेज वर्ण है यही क्या है? क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 31 है। अधि उपसर्ग लगाकर चार शब्द बनाइए। तो पति में अगर हम जोड़ देंगे अधि उपसर्ग तो अधिपति हो जाएगा। नियम में जोड़ देंगे अधि उपसर्ग तो अधिनियम हो जाएगा। इन में जोड़ देंगे अधि उपसर्ग तो अधीन हो जाएगा। और स्थाता में अधि उपसर्ग जोड़ देंगे तो अधिष्ठाता। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए दो उदाहरण दीजिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ये दौड़ने की विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है। तो ये जो तेज शब्द है यही क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 33 है। प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो सार में जोड़ेंगे तो प्रसार, चार में जोड़ेंगे तो प्रचार। क्वेश्चन नंबर 34 है। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे लौकिक में इक प्रत्यय, मित्रता में ता प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, या कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं कृत प्रत्यय को ही। क्वेश्चन नंबर 35 है। अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? तो शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुन करके जब बच्चे बोलने में उसका प्रयोग करते हैं तो इसे ही हम अनुकरण वाचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो आजन्म, आगमन, आकाश। क्वेश्चन नंबर 37 है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं?
तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं और उन्हें हम सर्वनाम या इंग्लिश में इसे प्रोनाउन कहते हैं। हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, इसने, उसने, किसने, किसी को इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 38 है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत पाठ का अर्थ है कम समय में अधिक से अधिक वाचन या पाठ करना, अर्थात पढ़ना या तेजी से पढ़ना। द्रुत मतलब फास्ट, बहुत तेज। क्वेश्चन नंबर 39 है, अक्षर का अर्थ लिखिए। जो नाशवान न हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा अ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे ही हम आदर्श वाचन कहते हैं। सिंपल सा आप इतना भी लिख सकते हो कि शिक्षक के द्वारा किए गए वाचन को ही हम आदर्श वाचन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से टोटल 40 क्वेश्चंस को आप लोगों ने कंप्लीटली देख लिया। 40 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके, मैसेज करके आप सारी की सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये। अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर के 8 के 8 विषयों के अगर आपको नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, मास्टर क्लासेस चाहिए, सारे विषयों की चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए, तो ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए दोस्तों। जय